जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी महामैराथन क्लास के अंतर्गत सभी एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं ये 22 वीडियो में कंप्लीट कराया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत देखेंगे हम लोग क्रिया, अव्यय को देखेंगे तथा क्रिया विशेषण देखेंगे। इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, एक प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिल जाता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों ट्रिकी, यानी ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे और परिभाषा को भी देखेंगे। दोनों साथ साथ हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया का अर्थ। सबसे पहले हम लोग क्रिया का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे एवं प्रकार देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? यानी हम जो भी काम करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आता है। उदाहरण यहाँ पहले देख लेते हैं। खाना पीना सोना रहना आदि ये सारे के सारे क्रिया हैं। ठीक है, क्या यानी रोहन ने खाना खाया, यानी जो खाना खाया यानी खाना कम हुआ। कोई यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, क्रिया का मतलब जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, आप रास्ते पर चल रहे हैं तो मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर की दूरी है और जब आप यहाँ से चल रहे हैं तो ये 1 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो रहा है। सेव खा रहे हैं, सेव कम हो रहा है। जो भी चीज़ यानी है, अगर आप क्रिया कर रहे हैं और वो कम हो रही है तो वो क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके परिभाषा को आप लोग देख लीजिए। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। भाषा के वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना जरूरी है। किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना जरूरी है। क्रिया किसी भी कार्य को होने या करने के बारे में दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रंग, रूप, लिंग और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, ये आपके क्रिया से संबंधित हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कुछ उदाहरण है। जैसे क्रिया के उदाहरण हम लोगों ने देखा, मोहन नाचता है, तो इसमें मोहन मोहन क्या हो गया? करता है। और मोहन करता क्या है? तो नाचता है। तो नाचना क्या हो गया? क्रिया हो गया। उसने अपना स्कूल देखा, उसने अपना स्कूल देखा। इस वाक्य में देखने का कार्य उसने, उसके द्वारा या उसने द्वारा हो रहा है, इसलिए इसमें उसने, कर्ता और देखना क्रिया हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिया के भेद। ठीक है, हम लोग समझ लिए। अब दोस्तों क्रिया के भेद यानी क्रिया के कितने भेद हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला कौन है? तो कर्म के आधार पर बांटा गया है, दूसरा प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों क्रिया के, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ये आपके रचना के आधार पर आपके 4 हैं और कर्म के आधार पर आपके 2 क्रिया के भेद हैं। अब दोस्तों अकर्मक और सकर्मक, कर्म के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। अकर्मक अकर्मक क्रिया और सकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म कार्य की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। राकेश खेलता है, उदाहरण के तौर पर देख ले, अकर्मक। इसमें देखा जाए तो राकेश खेलता है, तो राकेश का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो खेलने पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अमन दौड़ता है। अमन दौड़ता है। उपयुक्त वाक्य में खेलना है, दौड़ना है, क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है, यानी क्रिया का फल अथवा प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। ये आपके अकर्मक क्रिया हो गया। दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या हो गया? तो सकर्मक क्रिया का मतलब हो गया, यहाँ पर देखेंगे सोनिया खाना खाती है। ठीक है, अगर सोनिया खाती है, अगर ये होता सोनिया खाती है, ठीक है, तो सोनिया खाते सीधा कर्ता का आप देखेंगे खाना पर, लेकिन यहाँ पर एक कर्म जुट गया, खाना। ठीक है, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। सीधा फंडा ये आप समझेंगे। सकर्मक क्रिया के भेद। दोस्तों अभी हम लोग सकर्मक देखे,
और अकर्मक। देखें, अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, सकर्मक। तो एकक मर्क क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी एक कर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों? सीधा आराम से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत दो भेद मिले, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। यानी एक कर्म करने वाली क्रियाओं का एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। वह अखबार पढ़ता है, ठीक है। दोनों उदाहरण देखेंगे तो आपको एक ही साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है। यहाँ अखबार एक ही कर्म है, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया हो गया। वह अखबार पढ़ता है। पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। यहाँ पर देखेंगे पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। यहाँ पर दो कर्म है और दो कर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पुत्र और पुस्तक दो कर्म हैं, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। एक कर्मक में एक क्रिया, द्विकर्मक में दो क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। देखते रहिए। अब देखिए प्रयोग, अभी तो हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हम आपको क्लियर कराना चाहेंगे। अभी हम लोग जैसे देखे कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक क्रिया और सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक होता है, जिसमें क्रिया की आवश्यकता होती है वो सकर्मक होता है। सकर्मक दोस्तों दो भागों में देखें, एक एक कर्म यानी जिसमें एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं, द्विकर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब रचना के आधार पर जो चार भेद हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, आइए। दोस्तों प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये आपके चार हो गए। कौन? संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये चारों क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया का मतलब हो गया दोस्तों, इसमें वाक्य में जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैंने पत्र लिख दिया है, मैंने पत्र लिख दिया है। इस वाक्य में क्रिया लिख दिया दो धातुओं से मिलकर बनी है, इसलिए इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा है आपका सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया क्या? हेल्पिंग वर्ब। आप लोग सहायक क्रिया का नाम जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें हम लोग सहायक क्रिया का नाम देखते हैं, उसी तरीके से रचना या बनावट के आधार पर क्रिया जो होती है चार रूप में है। तो पहला देखें, दूसरा आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट करने में और उसे पूरा करने में सहायक होती है। वाक्य में एक या एक से अधिक क्रिया सहायक होती है। इसके प्रयोग से क्रिया में काल को बदला जा सकता है। तुम खेल रहे थे, देखिए तुम खेल रहे थे, ये इसमें अगर देखा जाए तो इस वाक्य में खेल मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया। यानी जो खेल है दोस्तों, ये खेल ये मुख्य क्रिया है और रहे थे जो है ये सहायक क्रिया है। और हमारा परिभाषा क्या कहता है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट करने में और उसे पूरा करने में सहायक होती है। वाक्य में एक या एक से अधिक क्रिया सहायक होती है, इसे के प्रयोग से क्रिया में काल को बदला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया क्रिया, ये हो गया सहायक क्रिया। रूप में कार्य कर रही है, जो वाक्य के अर्थ को पूरा कर रही है और इसके कारण काल में बदल गया है, ठीक है। वह नाचता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, वह नाचता है, ठीक है। इसमें नाचना मुख्य क्रिया हो गया और सहायक क्रिया आपका क्या हो गया? तो सहायक क्रिया और है, जो ये है ये सहायक क्रिया हो गया। तो ये जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। वाक्य में जिन शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित कर रहा है या किसी अन्य से कार्य करवा रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे देखेंगे यहाँ पर दो उदाहरण। मोहन नौकर से काम करवाया, ठीक है। राधा ने सीता को पढ़ने के लिए कहा, ये आपके क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गए।
अब पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया का कहलाता है तो वाक्य में जब कर्ता का क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में बदल जाता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पढ़कर खेलने चला गया, मोहन पढ़कर खेलने चला गया। तो इस वाक्य में पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया को छोड़कर कर्ता दूसरी क्रिया को खेलने में परिवर्तन हो गया, ये पूर्णकालिक क्रिया हो गया। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसको छोड़िए। अब अव्यय यानी क्रिया विशेषण क्या कहलाता है, अव्यय क्या कहलाता है दोस्तों, और क्रिया विशेषण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अव्यय, ठीक है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो अव्यय के अगर भेद देखेंगे तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। ये क्या हो गए, अव्यय के 5 भेद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे अव्यय के जो 5 भेद देखे, अब इन पांचों के अर्थ को हम लोग देख लेंगे दोस्तों हम लोग देख रहे थे अव्यय, तो अव्यय में पहला है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या कहलाता है, यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। शेर तेज भागता है, ठीक है। जिस शब्द से किसी क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यह विशेषण क्रिया से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो शेर तेज भागता है यानी भागता है और इसके पहले तेज जो शब्द लगा है, तो ये तेज यानी भागना एक क्रिया हो गया, क्रिया से पहले जो लगा है ये तेज, ये आपका क्या हो गया, तो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। मैं वहाँ नहीं आऊँगी या आऊँगा, मानो आऊँगा लेकिन नहीं, ये जो है ये आपका क्रिया से पहले जो लगा है ये क्रिया विशेषण है। जैसे वह काली है, वह गोरी है, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के 4। दोस्तों अब इसमें भी देखिए जो क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। यहीं पर आप लोग समझ लीजिए क्योंकि इसका पूरा परिभाषा बताएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक का मतलब एक एक उदाहरण हम लोग देखते जाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, अब वह पानी पी रहा है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने या करने के तरीके का बोध कराते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों अमित ध्यान से चलता है, यानी अमित क्या है, ध्यान से चलता है। इस वाक्य में चलना क्रिया है और चलने की विशेषता का तरीका ध्यान शब्द के द्वारा बताया गया है, इसलिए ध्यान शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में गेंद ऊपर उछल रही है, ठीक है, गेंद ऊपर उछल रही, इस वाक्य में उछलना क्रिया है, उछलने का स्थान ऊपर शब्द के द्वारा बताया गया है, इसलिए ऊपर शब्द स्थानवाचक विशेषण है। आराम से आप लोग देखते रहिए, समझते जाएंगे। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द जो क्रिया के परिमाण अथवा संख्या और मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम बहुत दौड़े, यानी तो इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है और दौड़ना क्रिया की विशेषता या परिमाण बहुत शब्द से बताई गई, यानी बहुत तेज दौड़ते हो, इस तरीके से। दोस्तों अब आ गया निपात। दूसरा क्या है, निपात। निपात क्या होता है, हो सकता है कि आपसे पूछ दे निपात क्या कहलाता है। जब किसी भी बात पर अधिक बल दिया जाता है या उस बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यह ऐसे शब्द हैं जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा,
कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। इस वाक्य में देखेंगे तो निपात क्या है दोस्तों, तो इस वाक्य में मैं जो शब्द लगा है, मैं यानी बल दे रहा है, मैं शब्द पर बल देने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि निपात शब्द है। निपात 9 प्रकार के होते हैं दोस्तों। निपात अगर देखेंगे तो 9 प्रकार के होते हैं। ये 9 प्रकार के कौन निपात होते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार देख लीजिएगा। स्वीकार्य निपात, नकारात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, बलदायक निपात, तुलना बोधक निपात और अवधारणा बोधक निपात, आदर बोध निपात। ये आपके निपात के भेद हो गए दोस्तों। निपात के भेद हैं ये, अब देख लेते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक का मतलब क्या हो गया, जो शब्द किसी एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब इतना अंदर तक जो प्रश्न है वो प्रश्न नहीं पूछता है, तो इसलिए आप लोग देख लिए केवल जैसे संबंध बोधक का मतलब क्या हो गया, तो मोहन गीता के साथ घूमने गया, तो इसमें संबंध मोहन का गीता के साथ, किसके साथ, तो गीता के साथ जो संबंध है ये आपका संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो दो शब्द अर्थात एक शब्द को दूसरे शब्द के वाक्यांशों या वाक्यों एवं वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अमित और देव सो रहे हैं, ठीक है, अमित और देव सो रहे हैं, ये क्या है, समुच्चय वादक। इसमें है क्या दोस्तों, ये देखेंगे। इस वाक्य में अमित देव को एक दूसरे से जोड़ा गया है। इन्हें जोड़ने के लिए और शब्द का जो प्रयोग किया गया है यही आपका क्या है, समुच्चय बोधक, यानी समुच्चय बोधक का मतलब जोड़ने का जो काम किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या हो गया, विस्मयादि बोधक जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के द्वारा खुशी, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक को एक चिन्ह यानी ये हो गया, आप देखेंगे, से भी प्रकट करते हैं जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक। अरे इतनी मोटी पुस्तक, इसमें अरे जो लगा है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो टॉपिक था ये टॉपिक समाप्त होता है। और एक बात और हम आपको बता देना, जो आपका ये चल रहा है हिंदी का सीरीज, ये इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 6 नंबर संधि होगा। और संधि का ट्रिक केवल आप समझ लेंगे तो आपका कोई भी संधि गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि ये 22 वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपका सारा का सारा हिंदी का सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये जो इसके पहले के जो 4 वीडियो बने हुए हैं आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक हम दे दे रहे हैं, वहाँ से आप जा करके देख लेंगे। धन्यवाद।